हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार मिश्र सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूं। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्नातक प्रथम वर्ष बीए भाग 1 के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत ध्रुवस्वामिनी नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक के विषय में पिछली कुछ क्लासेस में लगातार चर्चा हुई है। अब हम उसकी व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे, उसके मार्मिक स्थलों के बारे में जानेंगे। कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे संवाद हैं जो ध्रुवस्वामिनी नाटक को अधिक मूल्यवान बनाते हैं, उसकी कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में उपयोगी है। इस क्रम में हम जो प्रथम अंक है उसके अंतर्गत आज की क्लास में मुख्य 2 चीजें पढ़ेंगे। पहला प्रथम अंक की व्याख्यात्मक आलोचना और दूसरा प्रथम अंक के मार्मिक स्थलों का वर्णन। ये अमूमन दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं। जब हम व्याख्यात्मक आलोचना करेंगे उसी दौरान हमें यह भी जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से ऐसे मार्मिक स्थल हैं, कौन से ऐसे संवाद हैं जिन्हें सुनकर हमारा चिंतन आगे बढ़ता है, जिन्हें सुनकर हमारी भावनाएं उभरती हैं, जिन्हें सुनकर पढ़कर हमारे अंदर एक उत्तेजना आती है, एक कौतूहल आता है, एक जिज्ञासा आती है। ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रथम अंक के व्याख्यात्मक भाग में हम ऐसी व्याख्याओं का अध्ययन करने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। प्रायः परीक्षाओं में ये व्याख्याएं आती हैं। इन व्याख्याओं पर चर्चा करते हैं। देवी यह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पंक्तियों पर ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगे कि वह काई की जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो विचलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है। यह कथन किसका है? सबसे पहले जब हम संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ में वह जो दी गई व्याख्या है, जिसकी व्याख्या करनी है, जो दिया गया गद्य है अथवा पद्य है, उसके संदर्भ का उल्लेख करते समय यह ध्यान रखना होता है कि वह किस अध्याय से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है। दूसरा, वह किस लेखक द्वारा लिखा गया है। आप सभी जानते हैं कि ध्रुवस्वामिनी नाटक का जयशंकर प्रसाद जी है। साथ में जब हम प्रसंग का उल्लेख करते हैं तो हमें यह बताना होता है कि यह कथन किसका है और क्यों कहा गया है। प्रसंग में यही बताना होता है कि यह कथन किसका है और क्यों कहा गया है। यहां भी हम यह जानेंगे कि यह कथन किसका है और क्यों कहा गया है। यह कथन है खड्गधारिणी का। ध्रुवस्वामिनी बहुत निराश है। नाटक के प्रथम अंक के आरंभ में पहले दृश्य में ही यह दिखाई देता है कि ध्रुवस्वामिनी उदास है और उसकी उदासी को दूर करने के लिए खड्गधारिणी उसके समक्ष यही उदाहरण देती है और कहती है कि यह वल्लरी का मतलब है जो लता है, जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, जो पहाड़ के ऊपर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पंक्तियों पर ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगे कि वह काई की जाति की है। वह काई थी जो दूसरों को विचलन बनकर गिरा सकती थी, लेकिन उसने अपने प्राणों की क्षमता को बढ़ा लिया है और अब वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ गई है। कोई उन लताओं को पकड़कर ऊपर भी चढ़ सकता है। वह दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है, वह सहारा बन गई है, वह माध्यम बन गई है। प्रत्येक व्यक्ति अगर वह स्वयं में कमजोर महसूस करने लगेगा, पहले ही निराश हो जाएगा, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे अधिक जो जरूरत है वह साहस की है, वह प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने की है। और यही यह लिखा भी है कि प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वह काई जो दूसरों को विचलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। अगला जो गद्य है वह मंदाकिनी का कथन है। लिखा है कि सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती जाती है। फिर कुछ सोचकर वह कहती है कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। कब होती है यह घटना? यह घटना तब होती है जब रामगुप्त और शिखर स्वामी दोनों मिलकर इस बात का षड्यंत्र रचते हैं कि वह एक साथ ही ध्रुवस्वामिनी को सकराज के शिविर में भेजकर और चंद्रगुप्त को अपने षड्यंत्र से समाप्त कर देंगे। मंदाकिनी को यह बात पता चलती है तो वह यह मन ही मन विचार करती है
वह कहती है कि सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छल की धूल उड़ती जाती है। जब हमारे पास हमारी वीरता न हो, हमारी क्षमता न हो, हमारी ऊर्जा न हो, तो हम दूसरे तरीके अपनाते हैं। तब हम राजनीति करते हैं, तब हम कूटनीति करते हैं। योग्यता के अभाव में व्यक्ति अधिक राजनीतिज्ञ हो जाता है, अधिक कूटनीतिज्ञ हो जाता है। ऐसा कथन है मंदाकिनी का। और फिर वह कहती है कि ये जो भी चल रहा है यह सब अब चंद्रगुप्त को पता चलना चाहिए। तीसरा गद्य है, पुरुषों ने स्त्री को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते। यह कथन किसका है? यह कथन ध्रुवस्वामिनी का है। ध्रुवस्वामिनी ऐसा कब कहती है? जब उसे पता चलता है कि उसे शकराज के शिविर में भेजा जा रहा है। उसे उपहार की वस्तु की तरह रामगुप्त देना चाहता है शकराज को। वह कायर है और वह संधि प्रस्ताव को मान ले रहा है। वह उपहार की तरह अपनी पत्नी को दूसरे के पास भेज रहा है। तब वह कहती है कि तुम पुरुषों ने युगों युगों से स्त्री को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। सदैव ही स्त्री की उपेक्षा होती आई है, सदैव ही उसके अधिकारों का हनन होता आया है। और वह कहती है वह मेरे साथ नहीं चल सकता, मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसी स्त्री नहीं हूं जो अत्याचार, अन्याय और अनाचार सहूंगी। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते। पहले तो तुम्हारा धर्म है, पहले तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरी रक्षा करते, तुम मेरे गौरव की रक्षा करते, तुम अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए तुम्हें यह भी अधिकार नहीं है कि तुम मुझे बेच दो। अगला हम देखते हैं, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी वसुधा को क्षितिज निर्जल में सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया। किसका कथन है यह कथन है ध्रुवस्वामिनी का। जब चंद्रगुप्त पहली बार उससे इस संकट की घड़ी में मिलते हैं और अचानक वह उससे लिपट जाती है, तो क्षणिक उस आलिंगन के बाद उसे यह अनुभव होता है, और वही अनुभव है यह कि कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। और एक बार ही आलिंगन करने से कितना संतोष मिला था ध्रुवस्वामिनी को, जिसको कभी भी रामगुप्त से अपनत्व नहीं मिला था। आज वह अपनत्व एक क्षण में ही उसे चंद्रगुप्त से मिला था। नियति ने, वह कहती है कि नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी वसुधा को क्षितिज निर्जन में सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया। वह कहती है कि ऐसी शीतलता की अनुभूति जो सायंकालीन सूर्य के डूबते समय हमें अनुभूत होती है, वही शीतलता आज मुझे चंद्रगुप्त से मिलकर मिली है। अगले गद्य में हम देख रहे हैं कि रामगुप्त कहता है कि तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर हो, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में नहीं डुबा सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूं, कदाचित तुम यह नहीं जानती। रामगुप्त अगर ध्रुवस्वामिनी को अपने पास रखता है तो वह यह सोचता है कि ध्रुवस्वामिनी मन ही मन चंद्रगुप्त से अनुराग करती है, वह उसी से प्रेम करती है, वह मेरे प्रति वफादार नहीं है, यह मेरे लिए कभी भी हित ऐसी नहीं है। ऐसा सोचकर रामगुप्त कहता है कि तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में नहीं डुबा सकता। बहुत सुंदर है, लेकिन अगर वह अपने लिए प्रिय नहीं है, अगर वह अपने लिए कल्याणकारी नहीं है, तो वह किसी काम की नहीं है। ऐसा सोचकर ही वह कहता है कि तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व तो अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं कितना आवश्यक हूं, कदाचित तुम यह नहीं जानती हो। यहां यह पता चलता है कि रामगुप्त अत्यंत स्वार्थी है और वह अपने ही अपने कल्याण को सर्वोपरि मानता है। उसे न कुल के गौरव की चिंता है, न उसे ध्रुवस्वामिनी की चिंता है, न उसे अपने राष्ट्र राज्य की चिंता है। यहां हम देख रहे हैं
अगला गद्य, ओह तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी। नहीं नहीं, जाओ, तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूं, इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति? यह रामदूत का कथन है। रामदूत कहता है कि तुम्हारा स्पर्श घातक है, यह मुझे विचलित करने के लिए किया गया है। तुमने मुझे स्नेह से स्पर्श नहीं किया है, इसमें प्रेम नहीं था, इसमें चालाकी थी। ऐसा लांछन लगाता है और कहता है कि मैं नहीं, तुम मेरी रानी। नहीं नहीं, तुम मेरी रानी कदाचित नहीं हो। जाओ, तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। तुमको मैंने भी जब प्राप्त किया था तो उपहार के रूप में प्राप्त किया था लिच्छवी नरेश। मैंने तुमसे जबरन विवाह किया था और आज भी मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूं, क्योंकि तुम सदैव से उपहार की वस्तु रही हो। मुझे भी उपहार में मिली थी और मैं भी इस उपहार को किसी और को उपहार में देना चाहता हूं, तो इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति होगी? इस प्रकार अगले गद्य में हम देखते हैं, ध्रुवसाम्नी कहती है, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं, मुझ में रक्त की लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। ये एक ऐसा मार्मिक प्रसंग है जो बताता है कि स्त्री जिसे उपहार की वस्तु समझ लिया जाता है, जिसे पशु संपत्ति समझ लिया जाता है, जिसके अधिकारों का हनन किया जाता है, वह स्वयं में अपने आत्मसम्मान के लिए कितनी जागरूक हो सकती है। ध्रुवस्वामिनी इसकी एक बड़ी उदाहरण है। वह संपूर्ण स्त्री जाति के लिए एक बड़ी प्रेरणा है और वह अपने अधिकारों को पूरी तरह से जानती है। वह कहती है, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं, कोई सामान नहीं हूं। मैं, मुझ में रक्त की लालिमा है, मेरी रगों में भी खून दौड़ता है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। मैं भी अपने आत्मसम्मान को समझती हूँ, उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। उसकी रक्षा चाहे जैसे भी हो मैं कर लूंगी। उसके लिए मुझे जो भी प्रयास करना पड़ेगा मैं कर लूंगी। इस आधार पर मित्रों अनेक प्रश्न तैयार किए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और ऐसे प्रश्नों का अभ्यास होना चाहिए। एक प्रश्न हम देखते हैं उदाहरण के लिए। नाटक के प्रथम अंक का आरंभ होता है कहां से? शक शिविर से, रामगुप्त के शिविर से, पहाड़ से, उपवन से। मित्रों ये उत्तर सही है, रामगुप्त के शिविर से। हालांकि वहां रामगुप्त के शिविर के पास पहाड़ और उपवन भी दिखाई देते हैं। नाटक में प्रथम अंक का पात्र नहीं है। नाटक में प्रथम अंक को हम जब ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें कौन सा पात्र नहीं है? रामगुप्त नहीं है कि चंद्रगुप्त नहीं है, प्रतिहारी नहीं है कि सकराज नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सकराज नहीं है। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।